गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट्स। कल आप लोगों से किए गए वादा के अनुसार हम फिर आपसे मुखातिब हैं। केमिकल काइनेटिक्स में आज हम लोगों को क्या पढ़ना है? प्रतिक्रिया की अनुक्ता। प्रतिक्रिया की अनुक्ता, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए और एवं प्रतिक्रिया की कोटि। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आज इसका जिक्र करना है। परीक्षाओं में ऐसा सवाल भी पूछा जाता है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन के रूप में भी। प्रतिक्रिया की अनुक्ता एवं प्रतिक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हैं और दोनों में अंतर स्पष्ट है। व्हाट इज मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन and order of reaction and distinguish between them। एक important type of questions एग्जाम में पूछे जाते हैं और यह बहुत सरल चीज है। प्रतिक्रिया की अनुक्ता क्या है, पहले हम लोग इस बात पर फोकस करेंगे। प्रतिक्रिया की अनुक्ता प्रतिक्रिया में भाग लेने वाले प्रतिकारक के अणुओं की न्यूनतम संख्या को कहा जाता है। प्रतिक्रिया में भाग लेने वाले प्रतिकारकों की जो न्यूनतम संख्या होती है उसे ही प्रतिक्रिया की अनुक्ता कहते हैं। जैसे ऐसी कोई प्रतिक्रिया है x प्लस वाई से बन रहा है प्रोडक्ट्स, तो इसमें x प्लस वाई क्या है? रिएक्टेंट्स। इसका एक अणु है और y का भी एक अणु है, तो इस प्रतिक्रिया की अनुक्ता होगी 1। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ दिस रिएक्शन विल बी इक्वल टू 1। यदि x का 2 मोल और y का 1 मोल प्रतिक्रिया करके प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन करते हैं तो ऐसे प्रतिक्रिया की अनुक्ता, ऐसे प्रतिक्रिया की मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी? ध्यान दीजिए, x का 2 मोल और y का 1 मोल, कुल मिलाकर 2 1 3 मोल है, तो ऐसे प्रतिक्रिया की अनुक्ता हो जाएगी 3। ऐसे x ही कोई रिएक्टेंट है जो डिसोसिएट होकर कोई प्रोडक्ट्स का निर्माण करता है, तो इसमें X का एक ही अणु यदि उपस्थित है तो इस प्रतिक्रिया की अनुक्ता होगी। ऐसे कोई भी रिएक्शंस का मॉलिक्यूलरिटी हम लोग बता सकते हैं। तो यहां पर एक बात स्पष्ट हो रहा है कि जैसे कोई भी केमिकल रिएक्शन के लिए कम से कम उसमें एक प्रतिकारक का होना आवश्यक है, और केमिकल रिएक्शन को जब रिप्रेजेंट करते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन से भी उसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो किसी भी केमिकल इक्वेशन में प्रतिक्रिया में भाग लेने वाले प्रतिकारकों की जो के अणुओं की जो न्यूनतम संख्या होती है उसी को प्रतिक्रिया की अनुक्ता कहते हैं। और एक बात, जिस प्रतिक्रिया में प्रतिकारक के सिर्फ एक ही अणु भाग ले रहे हो वैसे प्रतिक्रिया को यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, एक अणुक प्रतिक्रिया कहा जाता है। यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, एक अणुक प्रतिक्रिया कहा जाता है। जिस प्रतिक्रिया में भाग, यहां पर प्रतिक्रिया की अनुक्ता कितना हो जाएगा? इसके एक एक कुल 2 अणु भाग ले रहे हैं, इसलिए इस प्रतिक्रिया की अनुक्ता 2 होगी, और जिस प्रतिक्रिया की अनुक्ता 2 होगी उस प्रतिक्रिया को बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन, द्विअणुक प्रतिक्रिया कहा जाता है। लेकिन जिस प्रतिक्रिया में प्रतिकारक के 3 अणु भाग ले रहे हो वैसी प्रतिक्रिया को त्रिअणुक प्रतिक्रिया, वैसे प्रतिक्रिया जिसमें प्रतिकारक के 1 अणु भाग ले रहे हो उसको एक अणु यूनिमॉलिक्यूलर, 2 अणु भाग ले रहे हो तो बाइमॉलिक्यूलर द्विअणुक प्रतिक्रिया, और यदि प्रतिकारक के 3 अणु भाग ले रहे हो तो ऐसी प्रतिक्रियाओं को टरमॉलिक्यूलर रिएक्शन, त्रिअणुक प्रतिक्रिया कहा जाता है। जैसे इसमें इसका 2 मोल और इसका 1, कुल 3 अणु भाग ले रहे हैं, तो ऐसी प्रतिक्रिया की अनुक्ता 3 है और इसे क्या कहते हैं? टरमॉलिक्यूलर रिएक्शन कहा जाता है। लेकिन मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन कभी 0 नहीं हो सकता। यह यूनिमॉलिक्यूलर हो सकता है, यह बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन, यह टरमॉलिक्यूलर रिएक्शन हो सकता है, लेकिन प्रतिक्रिया की अनुक्ता कभी 0 नहीं हो सकती। और प्रतिक्रिया की अनुक्ता कभी पूर्णांक में ही होती है, यह कभी भिन्नांक नहीं हो सकती।
या कभी फ्रैक्शनल इंटीगर में नहीं हो सकता। मीन्स प्रतिक्रिया की अणुता महज एक थ्योरेटिकल फाइंडिंग है, यह एक सैद्धांतिक प्रमाण है। इससे प्रयोगों के आधार पर इसका निर्धारण नहीं, यह रासायनिक प्रतिक्रियाओं के आधार पर इसका निर्धारण होता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग है, जबकि मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन इज ओनली ए थ्योरेटिकल फाइंडिंग। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? ध्यान दें, किसी भी प्रतिक्रिया के वेग समीकरण में प्रयुक्त सांद्रण के घातों का योगफल को प्रतिक्रिया की कोटि कहते हैं। वेग समीकरण लिखना जानते हैं, जैसे कि x प्रतिक्रिया करके प्रोडक्ट बनाता है, इसका वेग समीकरण बराबर क्या लिखेंगे? जानते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन, वेग सीधा समानुपाती होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। इसका वेग लॉ ऑफ मास एक्शन के अनुसार विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, दैट इज x। x का 1 मोल भाग ले रहा है, यदि x के 1 मोल का कॉन्सेंट्रेशन प्रतिक्रियाओं में चेंज कर रहा है तो ऐसे लिखेंगे वेग velocity of a reaction or rate of a reaction will be directly proportional to the concentration of x to the power 1। ऐसी कोई प्रतिक्रिया हो कि जिसमें x और y मिलकर प्रोडक्ट्स का निर्माण करते हैं, और यदि दोनों प्रतिकारकों के एक एक मोल का कॉन्सेंट्रेशन चेंज करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, तो इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन will be directly proportional to the concentration of x to the power 1 into concentration of y to the power 1। क्योंकि दोनों के यदि एक एक मोल का concentration चेंज कर रहा है तो लॉ ऑफ मास एक्शन के अनुसार रेट ऑफ रिएक्शन को इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और कह रहे हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन प्रतिक्रिया की कोटि के बारे में क्या कि वेग समीकरण में प्रतिकारकों के सांद्रण के घातों के योगफल को प्रतिक्रिया की कोटि कहा जाता है। तो यहां पर जो इंडिसेस है 1 1 दोनों का एल्जेब्रिक सम हो जाएगा 1 + 1, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल टू 2। सो इस प्रतिक्रिया के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन प्रतिक्रिया की कोटि कितना होगा? विल बी इक्वल टू 1 इसके लिए। और ऐसे इस समीकरण को थोड़ा बढ़ा करके भी लिख सकते हैं ऐसा करके कि रेट ऑफ रिएक्शन यहां पर दी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ले लें k, तो ये लिख सकते हैं ऐसे k × x टू द पावर 1 × y टू द पावर 1। इसको भी ऐसे लिख सकते हैं यहां पर ऐसे वेग सीधा समानुपाती कॉन्सेंट्रेशन ऑफ x टू द पावर a, समानुपाती के जगह पर बराबर k × कॉन्सेंट्रेशन ऑफ x टू द पावर 1। यहां पर कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स का इंडिसेस 1 है, सो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 है। इसमें कॉन्सेंट्रेशन टर्म का इंडिसेस 1 + 1 है, इसलिए इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल टू 1 + 1 = 2। सो फिर से प्रतिक्रिया की कोटि की परिभाषा बता दे रहे हैं कि किसी भी प्रतिक्रिया के वेग समीकरण में शामिल प्रतिकारकों के सांद्रण के घातों के योगफल को प्रतिक्रिया की कोटि कहा जाता है। मतलब क्या कि प्रतिक्रिया की कोटि एक एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग है, क्योंकि किसी एक्सपेरिमेंट से ही प्रतिक्रिया के वेग का निर्धारण होता है। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन में ऐसी कोई बात नहीं, उसमें बस रासायनिक प्रतिक्रिया का जो समीकरण है उस समीकरण में प्रतिकारकों के अणुओं की न्यूनतम संख्या को प्रतिक्रिया की अनुक्ता कहते हैं, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वेग समीकरण पर आधारित है और प्रतिक्रिया का वेग प्रयोग फलों से ही मेजर हो सकता है, मापा जा सकता है, और उसके आधार पर वेग समीकरण लिखा जाता है। और वेग समीकरण में प्रयुक्त कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स
के पावर्स के इंडिसेस के एल्जेब्रिक सम को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। तो अब प्रतिक्रिया की अनुक्ता और प्रतिक्रिया की कोटि में अंतर क्या है? प्रतिक्रिया की अनुक्ता एक सैद्धांतिक प्रमाण है, प्रतिक्रिया की कोटि एक प्रायोगिक प्रमाण है। प्रतिक्रिया की अनुक्ता में किसी संतुलित समीकरण में प्रतिकारकों के अणुओं की न्यूनतम संख्या को प्रतिक्रिया की अनुक्ता कहते हैं, लेकिन प्रतिक्रिया की कोटि वेग समीकरण में प्रयुक्त सांद्रण पदों के घातों के योगफल को प्रतिक्रिया की कोटि कहते हैं। इसी प्रकार से प्रतिक्रिया की अनुक्ता कभी भी भिन्नांक में नहीं हो सकती, क्योंकि रासायनिक समीकरण में लेने वाले जो रिएक्टेंट्स होते हैं वे हमेशा पूर्णांक में होते हैं, वे होल नंबर में होते हैं। इसलिए प्रतिक्रिया की अनुक्ता कभी भिन्नांक में नहीं, प्रतिक्रिया की अनुक्ता हमेशा पूर्णांक में होती है। जबकि प्रतिक्रिया की कोटि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होल नंबर भी हो सकता है, फ्रैक्शनल इंटीगर भी हो सकता है, भिन्नांक भी हो सकता है और यह शून्य भी हो सकता है। जबकि प्रतिक्रिया की अनुक्ता कभी शून्य नहीं हो सकती, प्रतिक्रिया की अनुक्ता कभी भिन्नांक नहीं हो सकती। प्रतिक्रिया की कोटि चूंकि एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग पर आधारित है, इसलिए प्रतिक्रिया की कोटि शून्य भी हो सकती है, पूर्णांक भी हो सकती है और भिन्नांक भी हो सकती है। शून्य हो सकती है तब जब प्रतिकारक प्रतिक्रिया तो कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स का निर्माण तो कर रहे हैं, लेकिन उसमें कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं हो रहा है। और जब कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होगा तो कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर 0 होगा वेग समीकरण में, और जब कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर 0 होगा तो वह जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा, वह शून्य कोटि अभिक्रिया हो जाएगी। लेकिन अनुक्ता प्रतिक्रिया की कभी शून्य नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि किसी भी प्रतिक्रिया में जिसको समीकरण से व्यक्त कर रहे हैं उसमें कम से कम एक प्रतिकारक तो होना ही होना है। इसी प्रकार से यदि ऐसी प्रतिक्रिया में ऐसा हो कि इसके 1 मोल का कॉन्सेंट्रेशन चेंज करे और इसका हाफ मोल का कॉन्सेंट्रेशन चेंज करे, इसका 1 मोल का कॉन्सेंट्रेशन चेंज करे, इसके 0.5 मोल का कॉन्सेंट्रेशन चेंज करेगा, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? 1 + 0.5 मीन्स 1.5 भी हो सकता है। यानी प्रतिक्रिया की कोटि भिन्नांक में भी हो सकता है, क्योंकि यह प्रायोगिक परीक्षणों पर आधारित है। एंड दिस ऑल अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब आगे ध्यान दो कि डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होते हैं जो एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग से निकाले जाते हैं। ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये प्रतिक्रिया की कोटि विभिन्न प्रकार की हो सकती है और इसे एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग के आधार पर ही बताया जाता है कि कौन सी प्रतिक्रिया किस ऑर्डर की प्रतिक्रिया है, किस कोटि की अभिक्रिया है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जब 0 होता है तो उसको शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। जब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 हो तो उसको फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 हो तो उसको सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहा जाता है। और ऐसे डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का वेलोसिटी कांस्टेंट क्या होगा, रेट कांस्टेंट क्या होगा, उसका एक्सप्रेशन, उसका व्यंजक भी निकालने के लिए परीक्षाओं में पूछा जाता है और उस पर आधारित न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस भी होते हैं। सो अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का रेट कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट का व्यंजक निकालना है, एक्सप्रेशन निकालना है। सो नाउ लेट अस कंसीडर फर्स्टली जीरोथ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, शून्य कोटि अभिक्रिया। जीरोथ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या है? शून्य कोटि की अभिक्रिया वह है जिसके वेग समीकरण में सांद्रण पदों के घातों का योगफल शून्य होगा।
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के आधार पर सभी विभिन्न प्रकार के कोटि अभिक्रियाओं की परिभाषा आप स्वयं दे सकते हैं। फिर से एक बार सुनिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया, जीरोथ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? शून्य कोटि अभिक्रिया वह है जिसके वेग समीकरण में प्रयुक्त सांद्रण पदों का घात का इंडिसेस पावर्स शून्य के बराबर होता है, अर्थात जिसमें रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं करे, वैसी प्रतिक्रिया को जीरोथ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। इसके ऐसे बहुत सारी प्रतिक्रियाएं हैं। इसका उदाहरण पहले आप लोगों को बता दें कि जैसे अमोनिया का डिसोसिएशन यदि प्लेटिनम के सतह पर कराया जाए तो यह N2 प्लस H2 में टूट जाता है। प्लेटिनम या गोल्ड पर अमोनिया का प्लेटिनम या गोल्ड के सरफेस पर अमोनिया का डिसोसिएशन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में होता है, और इस प्रतिक्रिया में प्रतिकारक का कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं करता। N2 और H2 पुनः आपस में प्रतिक्रिया करके NH3 का निर्माण कर सकते हैं। इस प्रतिक्रिया में प्रतिकारकों का कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं करता, सो यह एक शून्य कोटि अभिक्रिया का उदाहरण है। और यह शून्य कोटि ऐसे इसकी अनुकता दो अणु इसमें भाग ले रहे हैं, तो इस प्रतिक्रिया की अनुकता 2 होगी, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसका 0 होगा। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे पता चलेगा? यह एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग, इसको एक्सपेरिमेंट से प्राप्त कर सकते हैं। इसको याद रखना पड़ेगा कि अमोनिया का डिसोसिएशन अपॉन द सरफेस ऑफ प्लेटिनम और गोल्ड इज जीरोथ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो इसका वेग समीकरण इस प्रकार से, माने एक्सपेरिमेंट के आधार पर या क्रिया विधि के आधार पर इसका वेग समीकरण लिखा जाएगा कैसे? वेग बराबर रेट कांस्टेंट के इनटू कंसंट्रेशन ऑफ NH3 टू द पावर 0। क्यों? क्योंकि प्रयोगों से यह देखा जाता है कि अमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होता है इस प्रतिक्रिया में, इसलिए कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर 0 लिख रहे हैं, और इसलिए यह किस ऑर्डर का रिएक्शन है? जीरोथ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। इसी प्रकार से सनलाइट के प्रेजेंस में हाइड्रोजन और क्लोरीन प्रतिक्रिया करके HCl का निर्माण करते हैं। ध्यान देना यार, H2 और Cl2 दोनों का एक मोल यहां पर इस प्रतिक्रिया में, इस समीकरण में, संतुलित समीकरण में उपस्थित है। तो इसका 1 मोल और इसका 1 मोल है, तो इस प्रतिक्रिया की अनुकता कितनी होगी? यस, 2 होगी। इस प्रतिक्रिया की अनुकता कितनी होगी? 2 होगी। लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसके आधार पर नहीं बता सकते हैं, सिर्फ रासायनिक समीकरण के आधार पर। प्रयोगों से, क्रिया विधियों के अनुसार यह देखा जाता है कि इस प्रतिक्रिया में भी H2 और Cl2 का कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं करता है। इसलिए इसका वेग समीकरण मैकेनिज्म के आधार पर लिखा जाता है, और इसका वेग समीकरण बराबर होता है K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 टू द पावर 0 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl2 टू द पावर 0। यहां पर K क्या है? वेग स्थिरांक है। K वेग स्थिरांक है। अब चूंकि इस वेग समीकरण में जो प्रयुक्त है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, इसका इंडिसेस का एल्जेब्रिक सम 0 + 0 = 0 होता है, इसलिए यह जीरोथ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का उदाहरण है। तो ऐसे कुछ उदाहरणों को याद रखना पड़ेगा, ठीक है? तो ऐसे शून्य कोटि अभिक्रिया का यह सब उदाहरण है। लेकिन अब इस शून्य कोटि अभिक्रिया का यदि हम लोग को इसका वेग स्थिरांक क्या होगा, इसका रेट कांस्टेंट क्या होगा, यदि इसका व्यंजक निकालना हो तो इसके लिए ध्यान दें। मान लो कि कोई शून्य कोटि अभिक्रिया इस प्रकार हो रही है कि A से बन रहा है प्रोडक्ट्स, ये रिएक्टेंट है A और इसे बन रहा है प्रोडक्ट, और क्रिया विधि के अनुसार इस प्रतिक्रिया का वेग को ऐसे लिख सकते हैं समानुपाती कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू द पावर 0। जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन है, माने रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं कर रहा है, तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन क्या है? 0। या ऐसे लिख सकते हैं वेग बराबर, वेग को जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं dx/dt।
कैसे? अगले लेक्चर्स में बता चुके हैं। यदि प्रारंभ में मान लो कि इसका A मोल है और थोड़ा भी समय नहीं बीतेगा तब तो प्रोडक्ट बनेगा नहीं, लेकिन यदि T समय बीत जाए, T समय के बाद यदि इसका यह बन जाता है X मोल, तो ये घट के हो जाएगा कितना? A माइनस X मोल। थोड़ा सा फिर से इसको A प्रारंभ में, फिर से इसको देखो, इसमें प्रारंभ में इसका कंसंट्रेशन है A मोल प्रति लीटर। जब T बराबर 0 है, थोड़ा भी टाइम बीता नहीं है, तब T बराबर 0 है तो प्रोडक्ट तो बनेगा नहीं। जब थोड़ा समय बीतेगा तभी तो प्रतिकारक प्रतिफल में परिवर्तित होगा। लेकिन जब T समय बीत जाता है, T समय बाद आफ्टर टाइम T, यदि प्रोडक्ट की मात्रा है X मोल प्रति लीटर, तो रिएक्टेंट कितना बचेगा? इसी में तो निकल कर X बना है, तो यह घट के क्या हो जाएगा? A माइनस X मोल प्रति लीटर। अब इसके आधार पर प्रतिक्रिया का वेग, क्या हो जाएगा? इधर वाले प्रोडक्ट को लेकर लिखेंगे तो लिख सकते हैं dx बाई dt समानुपाती कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, लेकिन इसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं कर रहा, तो क्या हो जाएगा? A माइनस एक्स टू द पावर 0 और dx बाई dt बराबर वेलोसिटी कांस्टेंट या प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के, जिसको वेग स्थिरांक भी कहते हैं, हो जाएगा k इंटू A माइनस एक्स टू द पावर 0 और समथिंग टू द पावर 0 बराबर कितना होता है? 1, तो ये बराबर हो जाएगा खाली k। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जीरोथ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का क्या है के लिए ऐसा व्यंजक का प्राप्त हो गया dx बाई dt बराबर k। ये फर्स्ट ऑर्डर, ये जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन के वेलोसिटी कांस्टेंट का, रेट कांस्टेंट का यह व्यंजक है। इसका यूनिट क्या हो जाएगा? यूनिट ऑफ k क्या हो जाएगा? यूनिट ऑफ k क्या है? यहाँ पर वेग स्थिरांक है। जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन के लिए वेग स्थिरांक है, जिसको शून्य कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक भी कहा जाता है। और इस या यूनिट ऑफ k क्या हो जाएगा? ध्यान देना, dx बाई dt का यूनिट होगा। x क्या है? कॉन्सेंट्रेशन है। अब कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट क्या होता है? मोल प्रति लीटर। अब बटा t क्या है? टाइम है। t क्या है? टाइम है। तो इसका यूनिट ऐसे लिख सकते हैं, मोल प्रति लीटर प्रति टाइम। टाइम यदि सेकंड में हो तो टाइम की जगह पर प्रति सेकंड लिख सकते हैं, या ऐसे इसको लिख सकते हैं, मोल प्रति लीटर मींस लीटर इनवर्स, और प्रति टाइम, टाइम यदि सेकंड में हो तो सेकंड इनवर्स, आवर में हो आवर इनवर्स, मिनट में हो मिनट इनवर्स, डेज इनवर्स, ईयर इनवर्स, टाइम कुछ लिख सकते हैं। तो ये जीरोथ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का वेलोसिटी कांस्टेंट का यूनिट है। ऐसे जीरोथ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए यदि एक ग्राफ खींचें dx बाई dt और टाइम t के बीच, तो एकदम समय के संगत, समय के एलोंग एक सीधी रेखा प्राप्त हो जाती है। यानी ऐसी प्रतिक्रियाओं में, जीरोथ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में, टाइम के बदलते जाने पर भी सांद्रण में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो इस प्रकार के ग्राफ से जीरोथ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की पुष्टि होती है, इसका कंफर्मेशन होता है। जीरोथ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के ये सब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं, और जीरोथ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का एक कैरेक्टरिस्टिक्स इसका और जान ले सकते हैं कि इसका अर्ध आयु क्या होगा। हाफ लाइफ टाइम ऑफ जीरोथ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? अर्ध आयु काल क्या होगा? हाफ लाइफ क्या होगा? हाफ लाइफ क्या होता है? अर्ध आयु क्या होती है? प्रतिक्रिया को ठीक आधा पूर्ण होने में जो समय लगता है उसे प्रतिक्रिया की अर्ध आयु कहा जाता है। फिर से, किसी प्रतिक्रिया को ठीक आधा पूरा होने में, माने रिएक्टेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन है, जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, जो प्रारंभिक सांद्रण है, उसका ठीक आधा सांद्रण यदि प्रतिफल में परिवर्तित हो जाए और आधा बचा रह जाए, तो इतना तक होने में, यानी रिएक्शन को ठीक आधा पूरा होने में जो समय लगता है उसे प्रतिक्रिया की अर्ध आयु कहते हैं, हाफ लाइफ कहते हैं। तो यदि जीरोथ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को के हाफ लाइफ को टी हाफ से सूचित किया जाए तो ये टी हाफ का व्यंजक क्या होगा? थोड़ा ध्यान देना। जीरोथ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के वेलोसिटी कांस्टेंट
के बराबर है क्या, dx बाई dt, dx बाई dt। तो यदि t यहां पर टाइम है, x प्रोडक्ट का जो बना प्रोडक्ट उसका कॉन्सेंट्रेशन है, तो प्रोडक्ट रिएक्टेंट से निकलकर आधा हो गया है, आधा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया है। तो ऐसे व्हेन t बराबर t हाफ, देन k बराबर क्या हो जाएगा, x के जगह पर हो जाएगा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को माने थे a, तो और बचे अब तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो x बराबर प्रतिकारक का जो प्रारंभिक सांद्रण a था, प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, a बाई 2 हो जाएगा। व्हेन t बराबर t हाफ, x बराबर a बाई 2 हो जाएगा, तो इसके जगह पर लिख सकते हैं a बाई 2 इंटू t कितना हो गया है, t हाफ हो गया है। और इस स्थिति में t हाफ बराबर क्या हो जाएगा, t हाफ बराबर हो जाएगा a बटा 2k। तो ये जीरोथ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के हाफ लाइफ टाइम का, हाफ लाइफ पीरियड का ऐसा एक्सप्रेशन है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि जीरोथ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन प्रतिकारकों के सांद्रण पर निर्भर करता है। प्रतिकार जीरोथ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का हाफ लाइफ टाइम प्रतिकारक के प्रारंभिक सांद्रण का सीधा समानुपाती और वेग स्थिरांक का व्युत्क्रमानुपाती होता है। हाफ लाइफ पीरियड ऑफ a zeroth order of reaction is directly proportional to the initial concentration of reactant but inversely proportional of rate constant। और बच्चों अब समझते हैं कि यहां तक की बात आप लोगों को ठीक से याद रख लेना है। किताब सभी एक रीडिंग डाल करके उसका एक नोट्स बना लेना है और कंप्लीट कर लेना है। यह बहुत सरल बात है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग इसको पूर्णतः फॉलो अप कर चुके होंगे। अब इसको कंप्लीटली नोट बना लोगे और अगले दिन हम लोग फिर से अब चर्चा करेंगे प्रथम कोटि अभिक्रिया और उसके वेग स्थिरांक का व्यंजक क्या होगा, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, इसकी चर्चा हम लोग अगले दिन करेंगे। क्या, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, इसकी चर्चा को लेकर हम लोग फिर अगले दिन मिलेंगे। एक दूसरे के साथ फिर से हम लोग कनेक्ट होंगे YouTube पर, जिसको आप लोग कभी किसी लेक्चर को मिस मत करो, तो आप लोगों को यह कंप्लीट होता चला जाएगा यह चैप्टर। और ऐसे ही फिर मंगल शुभकामनाओं के साथ आपके साथ फिर से विदा लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। घर में ठीक से रहो, स्वस्थ रहो और खूब खाते पीते हुए रहते हुए घर में अपनी पढ़ाई को मजबूती से जारी रखो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू वेरी मच।